एनआरसी से डरा कौन, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है एनसीपी और कांग्रेस की। आपको वहां लिए चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान साबिक वजीर आला और नवाब मलिक एनसीपी के इस वक्त और अभी और कुछ बातें होनी है, वो तुरंत आज या कल में चालू रहेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार, पर्यायी सरकार की व्यवस्था जल्दी से जल्दी अस्तित्व में आएगी। The last 21 days, the political uncertainty in the state, with the intention of ending that uncertainty, Congress and NCP have gone into various aspects of formation of an alliance. We had long and very productive discussions today. Some aspects of the alliance are still to be discussed. We may continue the discussion as soon as possible, and I'm sure that we'll be able to give a very stable government to Maharashtra very soon. Thank you. सर, जब आप ये कहते हैं कि अभी चर्चा बाकी है, अरे क्या माना जाए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सभी पहलुओं पर चर्चा हो रही है और चर्चा काफी सकारात्मक वातावरण में हुई है और अभी चर्चा चालू है। कुछ अंश, कुछ विषयों पे भी और चर्चा चल रही है। शिवसेना के साथ गठबंधन करने पे सैद्धांतिक तौर पे सहमति हो गई है। देखिए, सारी चीजों पे अभी बातचीत चल रही है। जैसे बातचीत समाप्त होगी, पूरी डिटेल ब्रीफिंग आपको दी जाएगी। अभी मीटिंग लेकिन ये बातचीत होनी है, वो सहमति बन गई है नवाब भाई? नहीं, देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से राष्ट्रपति शासन होने के कारण महाराष्ट्र में प्रशासन पूरी तरह से ठप है। किसानों को मदद मिलनी चाहिए, किसानों को मदद नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक चुनी हुई सरकार बने, इसका प्रयास हो रहा है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं के बीच में बैठक हुई। एक पर्यायी सरकार निर्माण करने के लिए सभी बिंदुओं पे हमने चर्चा की है। चर्चा और कुछ समय तक चलेगी, जल्द ही हम मिलने वाले हैं। निश्चित रूप से तीन पार्टियों को साथ में आए बिना महाराष्ट्र में कोई सरकार बन नहीं सकती। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को साथ में लाए बिना कोई पर्यायी सरकार नहीं बनेगी। निश्चित रूप से सकारात्मक चर्चा हुई है और जल्द ही महाराष्ट्र में एक पर्यायी सरकार निर्माण होगी और वो 5 साल चलेगी। हमारा देखिए, सरकार हम जल्द बनाने जा रहे हैं। तीन पार्टी साथ में आए, पर्यायी सरकार दें, इन बिंदुओं पे चर्चा हुई है और जल्द ही इसका निर्णय करके हम जल्द से जल्द महाराष्ट्र में एक पर्यायी सरकार निर्माण करेंगे। धन्यवाद। तो एनसीपी और कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें साफ किया गया कि बहुत सारे मामलों पर अभी भी चर्चा जारी है और जल्दी हल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और एक ऐसी सरकार का कयाम किया जाएगा जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना शामिल होंगी। और बहुत सारे मुद्दों पर अभी और बातचीत होने बाकी है, जिस पर चर्चा चल रही है। ये कहना है पृथ्वीराज चौहान, जो कि साबिक वजीर आला है, कांग्रेस के सीनियर लीडर है महाराष्ट्र के, और एनसीपी के तर्जुमान है नवाब मलिक साहब। दोनों साथ में मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अभी कुछ और बातें होनी है। जब उनसे सवाल किया गया कि अभी और क्या बाकी, तो उन्होंने कहा कि आपको बताया जाएगा जो चर्चा चल रही है। लेकिन ये भी साफ हो गया कि इन तीनों सियासी जमातों के बिना महाराष्ट्र में फिलहाल सरकार का कोई मुतबादिल नहीं है, तो इनको तीनों को मिलकर ही साथ आना होगा। ये साफ तीनों करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम साथ में आ सकते हैं या आ रहे हैं, ये भरोसा भी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसान परेशान है, वहाँ पर इंतजामिया परेशान है। महाराष्ट्र में जब से राष्ट्रपति शासन लगा है, प्रेसिडेंट रूल लगा है, जैसा कि इन तमाम लीडरान का कहना है, इसलिए हम जल्द से जल्दी सरकार बनाने पर गौर खोज कर रहे हैं। तो इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद चलिए हम फिर अपनी बड़ी चर्चा पर वापस लौटते हैं। वो बहुत ज्यादा मिक्स कर दिया एनआरसी और सिटीजन अमेंडमेंट बिल। पहले बात एनआरसी की करते हैं। एनआरसी की बात ये थी कि पूरे देश में लागू किया जाएगा, इसमें असम भी दोबारा शामिल होगा। यानी ये पहले जो असम में एनआरसी लागू हुई वो सुप्रीम कोर्ट के कहने से हुई, उनकी देखरेख में हुई। अब अगर एनआरसी पूरे देश में लागू करेंगे तो असम में भी दोबारा होगा। अब एनआरसी ये तय करेगी कौन हमारे देश का सिटीजन है और कौन नहीं है। अब आते हैं कि मान लो उसमें जो नहीं है वो किसी भी धर्म का होगा, उसकी एक लिस्ट बन गई।
उसमें मुस्लिम भी होंगे, दूसरे लोग धर्मों के लोग भी होंगे। अब बात आती है कि उनका होगा क्या, जो एनआरसी में सिटीजन नहीं साबित हुए उनका क्या होगा। अब जो नॉन मुस्लिम है, जैसे अभी हमारे गृह मंत्री जी ने बताया, उनको शरणार्थी माना जाए तो सिटीजनशिप जो है उन लोगों को सिटीजनशिप जो अभी 95 का बिल है अपने पास ऑलरेडी एक कानून है, और जो अभी अगर अमेंडमेंट होगा वो कानून होगा, उसके अकॉर्डिंग उनको सिटीजन दी जा सकती है। अब आया जो आपने नॉन मुस्लिम की बात की, अभी जो जैसे बहन सुबह ही बता रही थी, जो हमारे देश में सिटीजन के अलग कायदे कानून है, सिटीजन के अलग राइट्स हैं और नॉन सिटीजन का अलग है। नॉन सिटीजन अगर घुसपैठिया है तो एक तो आइसोलेट होगा, इवनली सभी धर्मों के लोग, किसी भी धर्म के लोग होंगे, अगर वो सिटीजन नहीं है एनआरसी में और वो अप्लाई भी करते हैं सिटीजनशिप के लिए तो वो भी आइसोलेट होंगे। तब भी उनका बैकग्राउंड देखा जाएगा, उनको चेक किया जाएगा आखिर वो कौन है, कहां से आए, उनका आने का मकसद कैसा था, वो सचमुच सताए हुए थे या नहीं थे। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ धर्म के नाम पे उनको सिटीजन देने की ऑफर हुई और पता लगा वो बहुत ही नामी। जब वजीर दाखिला ये कहते हैं, जो कि कांग्रेस का सवाल था कि जो भी इलीगल होंगे उनको सिटीजन अमेंडमेंट बिल के तहत हम अंदर ले लेंगे। नहीं, इलीगल से मतलब उनका सिटीजनशिप के लिए था, इलीगल से मतलब इसी बात का तो नासिर हुसैन साहब ने राज्यसभा में सवाल किया था। वही उन्होंने दोनों मिला दिए, खौफ बन रहा है, उन्होंने दोनों मिला दिए, छोड़ देंगे और बाकियों को किसी न किसी रास्ते से अंदर करा लेंगे। नहीं, किसी न किसी रास्ते से नहीं। देखिए बात नहीं, किसी न किसी रास्ते से नहीं। वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल, वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल भी कुछ सख्त लग रहे होंगे। नहीं, सख्त नहीं है। मैं भी किसी के दिलो दिमाग में बना है तो दूर, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को क्लियर करना चाहता हूं कि जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल आएगा वो संसद में आएगा पहले ना जी। जब संसद में बिल आएगा उस पर खूब चर्चा होगी, सारी बात होगी और कोई चीज छुप के नहीं होगी, कोई बैकडोर से नहीं होगी। और जो लोग नहीं आएंगे सिटीजन अमेंडमेंट बिल के अंदर, जैसे आप मुसलमानों की बात की है उन्होंने, तो अगर वो भी आएंगे तो आइसोलेट तो होंगे ना जी, वो देश से बाहर नहीं निकाले जा रहे, लेकिन वो आइसोलेट होंगे कि ये लोग इस देश से आए थे और यहाँ रह रहे हैं। उन पर फिर आप नजर रख सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं उनको, और जो सिटीजन का राइट है उनसे उनको महरूम होना पड़ेगा। इसमें गलत क्या है? अगर कोई शरणार्थी है उसका तरीका निकाला गया, हाँ, जो शरणार्थी है उसको शरण मिलनी चाहिए, और जो घुसपैठिया है उस पर नजर रखनी चाहिए, उसको देश से तुरंत बाहर निकाला जाएगा ऐसी बात नहीं है अभी। उसके लिए क्या मैकेनिज्म बनेगा वो अभी बाद में बात होगी, लेकिन आइसोलेट तो हो जाएंगे वो लोग, और इसीलिए ये दोनों चीज हो रही हैं। ठीक है, यानी चीजें साफ होनी चाहिए। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं आ रहा हूं बस आप दोनों के पास। और मुफ्ती साहब, आपने मेरे सवालों को भी समझा, उस पर राजनीति भी जो हो रही है, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप वही पक्ष रखेंगे, लेकिन बाकी लोग जो राजनीति कर रहे हैं इसको लेकर के, उसको आप कैसे देख रहे हैं? मतलब वो भी तो मुसलमानों की सियासत कर रहे हैं और उनका भी टारगेट मुसलमान ही है, वो उनको लेकर ये बात करते हैं। ममता बनर्जी जब ये कहती हैं कि हम बंगाल में नहीं होने देंगे, तो उनका सीधा मकसद ये है कि जो बांग्लादेश से आए हुए अगर वहां पर लोग हैं जिनकी तादाद हो सकता है बहुत ज्यादा हो, और यही ममता बनर्जी 10 साल पहले कहा करती थी कि इनको बाहर करो, क्योंकि वो शायद जब लेफ्ट के साथ हुआ करते थे, आज हो सकता है कि वो उनके साथ हो या उनके वोटर हो। ये सारी सियासी जमातें करती हैं, सबको पता है कि कौन किसका वोटर है, और वो अपना वोट बैंक ऐसे थोड़ी ना छोड़ते हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है, बौखलाहट ये है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में जो बीजेपी के अलावा है कि बड़ी तेजी के साथ लोगों की गलतफहमियां दूर हो रही हैं और लोग ये समझने पे मजबूर हैं, यानी मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो गलतफहमियां पैदा की जाती थी और कहा जाता था कि ये लोग इस तरह के हैं, या संघ के बारे में, तो अभी जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि संघ के बारे में माननीय कृष्ण गोपाल जी और रामलाल जी एक मीटिंग में थे हम सबके साथ में, तो उन्होंने ये कहा, मुसलमानों से पूछा, सारे मतों के लोग वहाँ बैठे हुए थे और उनसे पूछा, मसलकों के लोग पूछा कि भाई ये बताइए कि संघ ने 50 साल में क्या मुसलमानों को कोई नुकसान दिया, और आखिर आप जो हैं क्यों नहीं आप ऐसी कोई चीज हमसे पूछिए कि जहां हमने कोई गलत काम किया हो। तो मैं 2003 के बारे में जो हमने कहा था कि माननीय इंद्रेश जी और सुदर्शन जी को हमने बुला करके मुसलमानों के विद्वानों को और हिंदू धर्मावलंबियों को बिठाया था एक साथ कि आइए हम अपनी गलतफहमियों को दूर कर लें। आज वो हमारा मिशन आगे बढ़ रहा है, और आज मुसलमान जिस तरह से मुसलमान जैसे और आदर्श लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और करीब आ रहे हैं, और बीजेपी से जो नफरत का माहौल बनाया था उन्होंने, आज वही लोग, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं है कि वो लोग किसी ना किसी बहाने से वापस आ रहे हैं और वो अपनी गलती का एतराफ कर रहे हैं। मगर 70 साल में 54 साल बहुत दूर मुसलमानों को कर दिया, एजुकेशन से दूर कर दिया, उनकी सारी चीजों को दूर कर दिया। अब ये एक आखिरी हरबा है ये। अब जैसे ममता जी को ये परेशानी है कि वहां बीजेपी का
का वर्चस्व बढ़ रहा है, वहां लोग जुड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि माइनॉरिटी के लोग भी, यानी मुस्लिम्स, मैं क्लियर कह रहा हूं कि मुसलमानों का ये कहना कि भाई हमारी कोई ममता से कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, हमारी कोई बीजेपी से दुश्मनी तो है नहीं, तो बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं, ममता से कोई रिश्तेदारी नहीं। ऐसे हम लोग कहते थे कि भाई कांग्रेस से कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं है, जो मुसलमान कांग्रेस से बंधा रहेगा। अगर हमें एजुकेशन में मौका मिलता है, हमें यहाँ रोजगार में मौका मिलता है, हमारे अपने इदारे यहाँ आज़ादी के साथ चल रहे हैं, यहाँ कोई अब देखिए मदरसों के ऊपर हम डिबेट करते हैं तो मदरसों को आधुनिकता के तौर से उन्हें दिया जा रहा है। यूपी इतना बड़ा स्टेट है, कहीं भी कहीं कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। तो जब मुसलमान ये देख रहा है, हम पूछते हैं, और आप पूछ लीजिए, सर्वे करा लीजिए कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में और संघ के बारे में आप पूछेंगे तो वो कहेंगे यार हमें तो बड़ा वर्गलाया जाता था। ऐसे ही इस एनआरसी से मैं ये कहना चाहूंगा कि एनआरसी से बिल्कुल कतई किसी गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि जो लोग यहां डिमांड करते, देखिए पिछले दिनों में अदनान सामी जो पाकिस्तानी है, एक सिंगर है, वो यहाँ का उसे नेशनलिटी मिली यहाँ की। अभी जो वहाँ का वो सलमा आगा को भी मिल गई है, सलमा आगा को भी मिल गई। अभी उसने एक और वो है अल्ताफ हुसैन, उसने वहाँ लंदन से बैठ के कहा कि भाई मैं हिंदुस्तान में चाहता हूँ, मुझे शरण दे दे। तो भाई हमारा तो बड़ा, हम तो बहुत फराख दिल हैं, और हम भारतीय संस्कृति जो हमारी है वो सबको अंदर लेने वाली, हम किसी का अहित करने वाले नहीं है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का फार्मूला अगर किसी का है तो वो भाजपा का है, भारतीय जनता पार्टी का है। और इसी तरह से आपने जो देखा, ठीक है, आप बताइए, हिंदुस्तान का कह सकते हैं, आप भाजपा का क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं भाजपा की क़यादत वाली सरकार, भाजपा इस वक्त की क़यादत तो उसी को क्रेडिट दिया जाएगा ना। अब बताइए, लोग डरा रहे थे, एक पार्टी की बड़ी नेता ये कहती थी कि कोई कंधा ने देने वाला भी झंडे को नहीं मिलेगा, और हमने 2016 में आके ये कहा था कि ये 3 परिवार जो हैं यूथ को कश्मीर में मुख्यधारा से आने से रोक रहे हैं। तो आप जब वहां सरकार ने डिसीजन लिया, किसने डिसीजन लिया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया। किसी के साथ भी तफरीक नहीं, मैं समझता हूं कि आज कश्मीर के हालात ऐसे भेदभाव नहीं होगा, अच्छे हो रहे हैं, ऐसे सिटीजन में भी ये आप भी कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को या किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हमारा आपके लिए बहुत सारे और हम लोगों को सबको ये मुसलमानों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, लाइव चल रहा है फेसबुक पे, और आपके लिए भी कमेंट्स आ रहे हैं, और वो कमेंट्स अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, हो सकता है वो कई ऐसे भी जिससे आप हम अच्छा भी ना लगे, लेकिन हम उनसे ये कहना चाहेंगे, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम इस देश के तो खौफजदा रहने की जरूरत नहीं है, ये बताने की कोशिश हो रही है यहां से पैनलिस्ट के जरिए। एनआरसी एक अमल है जिसे पूरा किया जाएगा। यही बात वजीर दाखिला अमित शाह ने आज राज्यसभा में रखी, और उन्होंने कहा कि इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन ये पूरे मुल्क में कराई जाएगी। ये उन्होंने क्लियर कर दिया, साफ कर दिया। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी बात है। इसको लेकर के अब किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि एनआरसी नहीं होगी या एनआरसी इस स्टेट में नहीं होने दी जाएगी। सुबह ही आप अपनी बात रखना चाह रही थी, मैं आपसे बार बार इसलिए कानूनी पहलू को समझ रहा हूँ। मुफ्ती साहब ने तो बहुत सारी सियासी बातें की, अनिलगढ़ साहब ने भी उसके कई पहलुओं पर रोशनी डाली। मैं पर आपके कानूनी पहलू, क्योंकि आपने इस पर स्टडी भी की है, आप एक बड़ी वकील हैं और इस वक्त मुसलमानों से आप मुखातिब हैं, जो मिल्लत के लोग आपको देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनको रास्ता मिले। और जो जिस तरह के फर्जी और बेहुदा मैसेज भी चलते रहते हैं कि आपके को ऐसे ऐसे कागज पूछे जाएंगे कि आपका कोई मतलब पुरसाने हाल नहीं होगा, आपको 3, 4, 5 पीढ़ी पुराना मामला लेकर आना पड़ेगा, मतलब एक से एक वाहियात बातें भी पढ़ी गई हैं व्हाट्सएप के जरिए, और जो मुसलमानों में चर्चा का विषय भी रही है पिछले कुछ महीनों पहले। तो इसको कैसे देखें? जी इमरान, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देके एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि देखिए, कानून के अंदर हर एक्ट के लिए, हर चाहे क्रिमिनल एक्ट हो या किसी भी एक्ट के लिए डिफरेंट वो होते हैं, प्रोविजंस होते हैं। सपोज करिए एक सास बहू की कोई लड़ाई है, तो बहू ने तो 498A में केस डाल दिया। अब सास बोले कि इसने तो 498A में केस डाल दिया, मेरे तो कोई राइट्स ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? तो उस सास के लिए डोमेस्टिक वायलेंस है, वो उसमें जा सकती है। उसके लिए एल्डरली सिटीजन्स के लिए कानून है, वो उसमें जा सकती है। तो हर इंसान के लिए इस कंट्री में कानून के हिसाब से प्रोविजंस अलग अलग हैं। ये जो हम दो चीजों में कंफ्यूज हो रहे हैं, वो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल, एक ह्यूमन राइट्स से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि जो परसिक्यूटेड लोग हैं उनकी वेलफेयर के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। और एनआरसी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, या फिर नेशनल रिसोर्सेज जो हमारी कम हो रही हैं, हमारे देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, लोग ज्यादा हो रहे हैं। बता दिया। तो सुबह ये बताइए कौन कौन से कागजात तैयार रखना चाहिए लोगों को, या अपने पास रखना चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज? क्योंकि मेरे पास जो सवाल आ रहे हैं ना, वो ये पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं इस वक्त, नूर आलम हैं, अब्दुल्ला हैं, असम से बहुत लोग हैं,
और वेस्ट बंगाल से रईस अहमद साहब हैं। ये लोग सब लोग पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि क्या हम लोग चीज़ें रखें आमतौर पर, मोटे तौर पर सभी लोग हिंदुस्तानी। इमरान देखिए, मैं बोलती हूँ कि जो लोग एक्चुअली में सिटीजन्स हैं और कई पीढ़ियों से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको तो मैं कहती हूँ कुछ भी ना रखें, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है। इसमें मैं एक ब्लैंकेट कवर आपको नहीं बता सकती क्योंकि पूरी एक्ट समझानी पड़ेगी। या तो स्पेसिफिकली किसी दिन आप एक एपिसोड इसी चीज पे रख लें, तो मैं एडवाइस करूंगी कि रख ही लीजिए कि जो हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे डिस्कस कर लेंगे, जो क्लैरिटी आ जाएगी किस किस चीज की जरूरत है। ब्लैंकेट कवर नहीं दिया जा सकता है, लेकिन मैं इतना बता रही हूँ कि बहुत ब्रॉड है कि आप इतने XYZ सालों से रह रहे हैं तो आप सिटीजन हैं। चलिए, आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं, आपका कोई फादर इतने सालों से रह रहा हो, कोई बात नहीं, वो भी नहीं तो आपके परदादा इतने सालों से रह रहे हो। तो बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत ब्रॉड है और उसमें ऑलमोस्ट सभी मुसलमान कवर हो जाएंगे। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मैपिंग में आएंगे, देखिए फिर पूछ रहे हैं बालू साहब, फिर सुनिए बालू साहब पूछ रहे हैं, बालू साहब बोलू हैं, BULU, क्या क्या ID चाहिए बताइए आप लोग। इसके लिए अलग से एपिसोड रखिए इमरान जी। तो बता दीजिए। देखिए, अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स रखिए कि भाई आप कितने सालों से आए यहाँ पे रह रहे हैं, या फिर आपके जो पूर्वज हैं, आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे, कब से रह रहे हैं, पेरेंट्स का कोई बर्थ सर्टिफिकेट, ये वो सारी चीजें अपने पास रखिए। तो मुझे नहीं लगता कि इन बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई बहुत ज्यादा अफवाहों पे मत जाइए कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, उसकी जरूरत पड़ेगी। मैं अपना एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। मेरे पास अपने बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ना मेरे फादर का बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे पास, ना मेरे ग्रैंडफादर का बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे पास। लेकिन मुझे पता है कि इतना ब्रॉड है, इतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव है इस कंट्री में एक मुसलमान को सिटीजन कहलाने का कि उसको किसी भी तरह से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। एक बहुत बेसिक सा, प्लीज इमरान मुझे कुछ सेकंड्स दीजिएगा, मैं प्लीज सबको बोलना चाहती हूँ कि देखिए प्लीज इसको हिंदू मुस्लिम बन के मत सोचिए, इसको आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपके घर में कोई एक मेहमान आया है, ठीक है। वो अगर एक मेहमान की तरह रहता है तो आप उसकी इज्जत करते हैं, उसकी खातिरदारी करते हैं। वो आपके घर की कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ना करे, आपके बेडरूम में घुस जाए, आपके बच्चों की रोटी छीन छीन के खानी स्टार्ट कर दे, तो आप क्या करेंगे? तो आप भी तो चाहेंगे ना कि उसको घर से बाहर निकाल दें। सिर्फ इतना ही है कि अगर आप शरणार्थी हैं तो इस देश में शरणार्थी की तरह रहिए। सिटीजनशिप के गार्ब में या सिटीजन बन के जबरदस्ती की वोट बैंक की तरह पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है और बहुत जो अभी तक होता रहा है, वो सब चीजें ना हो। सिर्फ इसलिए ये है, इसको प्लीज इतना इमोशनल होकर मत सोचिए, बिल्कुल सीधा हर कंट्री में। देखिए बार-बार वही सवाल आ रहा है, अख्तर हुसैन भी वही चीज पूछ रहे हैं। इमरान, एक दिन एपिसोड रख लेते हैं इस पर, हमें एक दिन एपिसोड रख लेते हैं। क्या चीज है, बहुत अच्छा है। मुसलमान खासतौर से मिल्लत के लोग बहुत पूछ रहे हैं इस बारे में, ठीक है। इमरान भाई, ये मेरे भी मित्र हैं बंगाल से, अब्दुल वाहिद करके, वो मेरे से ही पूछना चाह रहे हैं, लाइव देख रहे हो, कि घुसपैठिया किनको माना जाएगा। ये मैं बताना चाहता हूं कि जून से लेके अब तक जो पर्यवेक्षक कई सारी टीमें बनाई हैं एनआरसी को लेके, बड़ा युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है कि इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे 1955 या 60 से एक व्यक्ति जब बांग्लादेश से आता है भारत में रह के, या दोस्ती उसकी कोई या रिश्तेदारी कह लो या कुछ भी कह लो, वो आता है यहाँ पे, रुकता है, काम धंधा देखता है। जी भाई, मेहताब अली हैं, मेहरबान अली हैं, आपको कह रहे हैं गुड जॉब मैडम, जी। वो एक साल आपने अच्छा बताया, वो शुक्रिया कह रहे हैं आप। हाँ, वो 1 साल रुकता है, 2 साल रुकता है, उसको इंडिया बड़ा अच्छा लगने लगता है, काम धाम मिल जाता है, बंगाल उसके लिए बड़ा मुफीद जगह बन जाती है। फिर चौथे साल में क्या सोचता है, वो कहता है चलो मैं अपने खाला के लड़के को बुला लूं, बुला लेता है वैसे किसी भी तरीके से। उस समय जो बॉर्डर का इलाका जो था, उस समय ज्यादा इतनी वो दिक्कतें नहीं थी। मुश्किलात आज है कि हम उस तरफ कैसे जा पाए। तो इमरान भाई, होता क्या है, पहले वो आता है, फिर खाला का लड़का आता है, फिर उसके फुफ्फा का लड़का आता, तो इस तरीके से 1 पीढ़ियां, 2 पीढ़ियां, 3 पीढ़ियां यहाँ पे आके बस जाती हैं। एक ने किसी तरीके से कोई डीएल बनवा लिया, नागरिकता के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से घुसपैठियों की जो जनसंख्या जिसको हम कह रहे हैं 2011 से इतनी बढ़ी है, उसी पे देखा जा रहा है सरकार अब क्या करेगी उन लोगों को कि इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। उसका एक तरीका निकाला है सरकार ने। तरीका ये निकाला है, यहाँ पे अगर 1950 या 60 के आसपास का जो यहाँ पे व्यक्ति आया है,
ये इन्होंने बांग्लादेश सरकार से संपर्क करा है, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि इस नाम का एक बंदा हमारे यहाँ रहता, उसका यहाँ पे आधार भी बना हुआ है, पहचान पत्र भी बना हुआ है, ये व्यक्ति बांग्लादेश के इस जगह पे रहता है, हमें सिर्फ आप ये बता दो इसका कोई व्यक्ति वहां पे रहता है जानने वाला। सरकार, बांग्लादेश की सरकार इंडिया की सरकार में सवाल आया है, नहीं रमेश जी, एक सवाल आया कि अमित शाह मुसलमानों का नाम नहीं लेते, क्यों? ये पूछ रहे हैं। नहीं, अमित शाह जी ने अब्दुल्ला अंसारी पूछ रहे हैं। वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल, भरम यही पे है, यही पे भरम फैला हुआ है, जो कांग्रेस ने भी बनाया। कांग्रेस ने जो सवाल किया वही रखा, अब लोग इसी पर सवाल नहीं, जिन्होंने सवाल पूछा उनको यही बताना है कि यहाँ भरम की स्थिति बनी हुई है। एनआरसी मुद्दा अलग है और ये नागरिक संशोधन बिल अलग है, इन दोनों को जोड़ के लोग देख रहे हैं। नागरिकता में क्या है जो बांग्लादेश, और अभी तो सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लाना है, हो सकता है उसमें जुड़ भी जाए, ऐसा नहीं है अभी बहुत पड़ा हुआ है। इमरान जी, नागरिकता संशोधन बिल जो है उसमें एक चीज के लिए लाया जा रहा है, जो लोग शरणार्थी हैं, पास के मुल्कों में सताए हुए लोग हैं, उन लोगों को हम सिटीजनशिप देने के लिए वकालत करेंगे, सिर्फ इतनी सी बात है। एचपी शेख साहब कह रहे हैं, सुबह जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं मुफ्ती साहब के बारे में 1985 से जो लोग हैं, क्या उनका नाम एनआरसी में रहेगा मैडम? देखिए 1985 एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, दूसरी बात मैं जो कह रहा था आपसे कि जो सियासी की आप बात कर रहे हो, मुझे लगता है जो सियासी पार्टियां इसका मुखालफत कर रही हैं वो इसलिए कर रही है कि उनको ऐसा लगता है कि जो कथित घुसपैठी है वही उनके वोटर हैं, उनको ये डर है, चाहे वेस्ट बंगाल होगा, बिहार होगा, असम होगा। आप ये देखिए ना, असम में जो 19 लोग आए हैं उनमें से कितने मुसलमान हैं, आप मुझे बताइए, उसमें से आधे से कम मुसलमान हैं। तो मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घुसपैठियों को घबराने की जरूरत है, और जो सियासी पार्टियां उनको वोटर लिस्ट में नाम डलवा के आज तक जीतती आई हैं उनको घबराने की जरूरत है। इमरान, I would like to answer that question, please. उनका आंसर दीजिए, आपके लिए सवाल। जी, जो आप बोल रहे हैं कि 1985 में जो भारत में आया है वो सिटीजन कहलाएगा या नहीं, अगर आप 1985 में भी भारत में आए हैं तो आपके अगर एंसेस्टर्स भी 1971 से पहले आए हैं तो भी आप नागरिक कहलाएंगे। ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, एंसेस्टर्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइए, डरिए मत, ये ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ हो। एक्चुअल इंपोस्टर्स ही निकाले जाएंगे, कोई नागरिक नहीं निकाला जाएगा। ठीक है मुफ्ती साहब, आपके लिए भी एक सवाल था, ये सबके लिए या किसी एक रिलीजन के लिए, ये आप ही क्लियर कर दीजिए, आपको मुखातिबों के पूछ रहे थे। अब्दुल कलाम साहब हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो हमें पॉलिटिकल बेदारी लाने की जरूरत है कि तमाम सियासी जमात जो हिंदुस्तान की हैं वो सब बराबर हैं, मगर उन सब में जो आज काम कर रही है सरकार वो अच्छा काम कर रही है, और धीरे धीरे कहीं भी उन्होंने ये बता दीजिए उनको, ये बता दीजिए कि भाई ये सबके लिए ही है ना। नहीं, ये तो सबके लिए, देखिए एनआरसी तो सबके लिए बराबर है, और वो तो होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री जी ने सीधा कहा कि इसमें किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म के आदमी को डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब इस देश के नागरिक हैं और हमें अपनी नागरिकता पर हमें गर्व भी है, और हमारे साथ आज भी और बैठ जाएंगे, सिटीजन अमेंडमेंट ऐसा मसला नहीं है, एनआरसी पर भी बात कर लेंगे और उसके दस्तावेजात पर भी बात कर लेंगे। आप लोगों की जो ख्वाहिश है, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ये ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं और समझना चाहते हैं, तो मैं और माहिरीन को लेकर बैठ जाऊंगा और हम लोग इस पर भी तफसील से चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का आज चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत सारी बातों का इंकशाफ हुआ, बहुत सारी बातें साफ हो गई, जिनको लेकर कंफ्यूजन था, ये अच्छी बात रही। तो बहुत शुक्रिया, आप रहिए जी सलाम के साथ।